पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का बढ़ता धंधा, मसीहाई भी कसाई में तब्दील, मुतादिद डॉक्टर्स और एजेंट्स गिरफ्तार। हुकूमत पंजाब इस मकरू कारोबार को कैसे रोक पाएगी? हुकूमती अदम तवज्जो, 1 करोड़ से जायद पाकिस्तानी अपनी मकामी ज़बान की मादूमी पर परेशान। मर्दमशुमारी में भी सिर्फ 9 ज़बानें गिनी जा रही हैं। क्या 60 से जायद मकामी ज़बानों की शनाख्त ख़त्म होने को है? और अमेरिका में अनोखा रेस्टोरेंट जहां मिले खाना और जादू की झप्पी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। गुर्दों इंसानी अज़ा के ट्रांसप्लांट करोड़ रुपए का कारोबार है जिनमें डॉक्टर, बड़े अस्पताल और पुलिस मुलव्वस होते हैं। डॉन के नुमाइंदे शराज हसनात की हालिया रिपोर्ट से इस बात को ने भी उजागर किया है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर भी इसमें काम करते हैं। अंदाजे के मुताबिक सबसे ज़्यादा गैर कानूनी ट्रांसप्लांट के वाक़यात सूबे पंजाब में पेश आते हैं और कुछ इत्तलात तो ये हैं कि पंजाब में ऐसे गांव भी हैं जहां आधी बालिग आबादी ने अपने गुर्दे बेचे हुए हैं। और कुछ गुज़िश्ता माह ही ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के सरबरा ने इस्तीफ़ा अपना दे दिया था और ये कहकर कि वो काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि माफिया बहुत ताकतवर है। और प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की उन छोटी ज़बानों की जिन्हें मर्दमशुमारी के अमल से नज़रअंदाज किया जा रहा है। BBC उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक तादाद 60 है। तो वजह सिर्फ इंतज़ामी है या सियासी भी है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का बढ़ता कारोबार और सादा लो अफराद को लालच और झांसा देकर डॉक्टर अपनी जेबें भरने लगे। इस हवाले से देखिए लाहौर से शराज हसनात की ये रिपोर्ट। अरसा दराज से जारी मकरू धंधा उस वक्त बेनकाब हुआ जब FIA ने EMI सोसाइटी में ओमानी बाशिंदे के गुर्दों की पेवंदकारी करते हुए 2 डॉक्टर्स को रंगे हाथों पकड़ा। एजेंटों के जरिए मजबूर अफराद से 1.5 लाख का गुर्दा लेकर गैर मुल्कियों को 40 से 50 लाख रुपए में लगाया जाता था। गिरफ्तार डॉक्टर अल्तमिश यंग डॉक्टर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और डॉक्टर फवाद के साथ जनरल अस्पताल में काम करता है। अदालती रिमांड के बाद मुल्जिमान से तफ्तीश और मोबाइल फोन्स के डाटा की मदद से लाहौर, रायबंड और गुजरांवाला से मजीद गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। पेशेंट से 18 लाख लेके मैं इसको देती थी 13,35,000, बाकी 2.5 लाख रुपए हम डोनर को देते थे और उसके बाद वो कोई 70-80 हज़ार के वो टेस्ट वेस्ट हो जाते थे जिसमें मुझे भी 1,50,000 किसी में 1 लाख बच जाता था। स्कैंडल के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि दोनों डॉक्टर्स आदी मुजरिम और पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर पुलिस की मिली भगत से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में हमें मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी पंजाब के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फैसल मसूद। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा वक्त देने का। ये जो अभी हाल ही में आपने रिपोर्ट पे सुनी, ये कामयाबी रही है FIA की भी और ज़ाहिर है अथॉरिटी के लिए भी, लेकिन इसमें मिसाल के तौर पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर भी मुलव्वस रहे, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अब पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का एक्ट जो है उसके मुताबिक जो अभी अमेंड हुआ है, इनके लिए 10 साल की सज़ा मुकर्रर हो सकती है और इसके साथ इनको जुर्माना भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो अगर हम संजीदगी से और पूरी कोशिश से करें, जिसका इस वक्त हमारा इरादा है, तो ऐसे मकरू धंधे को बंद करने के लिए बहुत मेहनत की जा सकती है और बहुत इससे कामयाबी मिल सकती है। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि ये वाले डॉक्टर्स हों, इसके अलावा भी जो भी डॉक्टर और उनके एजेंट और बकाया तमाम लोग जो हैं उनको भी पकड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसके लिए आवाम के साथ और लोगों के साथ हमारा राब्ता होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि लोग हमें इस मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दें ताकि हम उसके ऊपर एक्ट कर सकें। ये वाला जो लोगों का कारोबार है डॉक्टर्स का, जो कि इस तरीके के मकरू कारोबार के साथ लोगों के गुर्दे निकाल के या बकाया अज़ा निकाल के करते हैं,
इसके अंदर 3 अहम बातें मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा घिनौना जुर्म है जिसके अंदर कोई मुद्दई नहीं है। गुर्दा बेचने वाले ने अपना गुर्दा बेच दिया, वो मेरे पास नहीं आता अपनी इस इतला देने के लिए। जो लेने वाला है वो मजबूर है, वो ले लेता है, और जो डॉक्टर है वो ट्रांसप्लांटेशन में उसको पैसे मिलते हैं। ये वाली एक ऐसा जुर्म है जिसके लिए हमारे पास मुद्दई नहीं होता। किसी आदमी का कत्ल हो जाए या कोई चोरी हो जाए तो वो जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देता है। मैं इस सिलसिले में अवाम को और बकाया लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सिलसिले में अगर उनकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ हो तो वो उसको अथॉरिटी तक लेके आएँ। हमारी वेबसाइट है, हमारे टेलीफोन नंबर हैं, उनके ऊपर फ्री इतला दी जाए और उसके साथ हम इनकी ताकि इस मकरू धंधे का हम सद्देबाब कर सकें। डॉक्टर फैसल, अब ये ऐसा केस था जहां छापा हुआ और जाहिर है उससे ज़्यादा प्रोसिक्यूशन भी ज़्यादा आसान हो जाती है, लेकिन जिन केस में बहुत से ऐसे जो ट्रांसप्लांट होते हैं या गैर कानूनी तौर पे जो बेचे जाते हैं गुर्दे या अज़ा, छापे का वक्त नहीं होता, तो उनकी प्रोसिक्यूशन कैसे बेहतर की जा सकती है? उसकी प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा सीधा है कि अगर एन रेड हैंडेड वो ना पकड़ा जाए, जिसमें मरीज़ और ये गुर्दा ट्रांसप्लांट करते हुए ना पकड़ा जाए, तो इसके बावजूद ऑपरेशन थिएटर का माहौल मौजूद होता है। ऑपरेशन थिएटर कब्जे में लिया जा सकता है, ऑपरेशन थिएटर के टेस्ट किए जा सकते हैं। उससे फोरेंसिक टेस्ट, जो खून के सैंपल हैं जो वहाँ पे धब्बे पड़े होते हैं, उनसे लेके हम बता सकते हैं कि किस आदमी का यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ था। इसके अलावा वो आदमी, जिस आदमी ने ये वाली चीज़ अपने लिए अपने नाम से ये थिएटर बनाया होगा या इलीगल कारोबार किया होगा, उसका भी हम ताक़ुब कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अगर हम इसके ऊपर संजीदगी से इसका ताक़ुब करें तो वो अगर हम रेड हैंडेड ना भी पकड़ सकें तो प्रोसिक्यूशन फिर भी मुमकिन है। ठीक है। अब गुज़िश्ता कुछ सालों में ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो धंधा ये बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास जो कामयाबी के और मज़ीद आदाद शुमार हैं कि पिछले 4-5 साल में कितने एजेंट या कितना ये इसको रोकथाम के लिए क्या किया गया? पिछले 3 सालों में, इससे पहले ये जो थी ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी फेडरल था, और जब से ये 18th अमेंडमेंट में ये प्रोविंसेस के पास आया 2013 से, उस वक्त से ये यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसके अंदर एक एजेंट हमने सरगोदा के इलाके से पकड़ा जिसने ये वाले तमाम गरीब लोगों के गुर्दों को वो लेके फ़रोख्त करवाता था। उसकी हमने प्रोसिक्यूशन की। इसके अलावा हमने 3 लोगों की प्रोसिक्यूशन इस वक्त अंडर प्रोसेस है रावलपिंडी के अंदर। हम 3 लोगों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाहौर के अंदर है, एक गुजरात के अंदर है और एक गुजरांवाला के अंदर है, जिसका ताक़ुब करके हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ये कितनी जेन्युइन है और इसको हम कैसे ताक़ुब करें। डॉक्टर फैसल, जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के चीफ हैं डॉक्टर इश्तियाक मलिक, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। उनका यही कहना था कि ये बहुत ताकतवर माफिया है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये बहुत ताकतवर माफिया है। ये इतने पैसे एक एक गुर्दे के ट्रांसप्लांट के 60-60 लाख रुपया ये लेते हैं। सो ऑब्वियसली ये बहुत अमीर लोग हैं, और अमीर लोगों के अलावा ये धमकियां भी बहुत देते हैं, जान की धमकियां देते हैं। मेरे लोगों को और किस्म की धमकियां और बकाया चीज़ें भी करते हैं, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे लोग जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ताकतवर होते हैं। किसी आदमी ने तो खड़े होकर इन क्रिमिनल्स का मुकाबला करना है। If we are committed and we are on the right, तो ये कोई मसला नहीं है कि हम इनका मुकाबला ना कर सकें। क्रिमिनल फिर भी क्रिमिनल होता है, वो गलत होता है, चाहे उसमें कितनी भी ताकत क्यों ना हो। कुछ इत्तलात ये भी आई थी कि आपने भी इस्तीफ़ा देने की कोशिश की थी गुज़िश्ता साल, इसमें कोई सदाकत है या नहीं? वो उसकी वजह ये थी कि ह्यूमन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी को कोई बजट नहीं था, कोई उसके साथ रिसोर्सेज नहीं थे। तो मैंने कहा था कि अगर ये रिसोर्सेज नहीं देंगे तो ये ट्रांसप्लांट अथॉरिटी को बनाने के, और हुकूमत ने इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया और बहुत सा बजट इस दफ़ा हमारा मंजूर हो गया है। वी आर इन द प्रोसेस कि हम रिक्रूटमेंट कर रही हैं। इस वक्त हमारी रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं और अब हमारी अथॉरिटी फुली फंक्शनल हो जाएगी अगले 5-7 दिनों के अंदर, और आप इससे ज़्यादा हमें एक्शन में देखेंगे। जो ट्रांसप्लांट टूरिज़म जो है वो भी पाकिस्तान में ज़ाहिर है, क्योंकि यहाँ बहुत आसान था ये है काम करना, जिसकी वजह से ये बाहर भी बेचे जाते हैं गुर्दे। तो किस हद तक कोऑपरेशन या तावन आप कर रहे हैं बाहर के बैरून मुल्क?
देखें, गुर्दों को या ऑर्गन्स को मुल्क से बाहर भेजना मुमकिन नहीं है, क्योंकि गुर्दों को एक स्पेशल अंदाज में एक ख़ास वक्त तक कूल करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए किसी गुर्दे को पैक करके किसी बैरूने मुल्क बाहर भेजने की गुंजाइश नहीं है। ये बात वजह है कि ये टूरिज़म की जो बात की है कि ओमान से लोग आते हैं या सऊदी अरब से लोग आते हैं और पैसे दे के यहाँ पर गुर्दा लगवाने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें सबसे ज़्यादा पैसे तो इन्हीं लोगों से ये बनाने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में एक पहले भी एक्शन हुआ था जहाँ पे बहुत से सऊदी जो थे बंदे पकड़े गए थे और उनके खिलाफ एक्शन हुआ था, ये कलमा चौक के ऊपर, और उस हस्पताल के ऊपर भी उसको मस्मार कर दिया गया था। यह आज से 5-7 साल पहले की बात है। लेकिन उसके बाद टूरिज़म अब दोबारा ये बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर शायद जो लोगों की नज़र आज आनी शुरू हुई है और इस क्रिमिनलिटी के ऊपर लोगों की अब तवज्जो आनी शुरू हुई है। अगरचे ये घनौना कारोबार इससे बहुत पहले था और अवाम के सेहतों के साथ खेला जा रहा था। कोई ये भी नहीं देखता कि उस ऑपरेशन थिएटर में जिसका ऑपरेशन किया जा रहा था उसके अंदर कोई स्टरलाइजेशन नहीं थी, कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, कोई मास्क नहीं पहने हुए थे। उस आदमी के अंदर उन्हीं जूतों में अंदर बाहर जा रहे थे। अब उस आदमी की जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसके साथ ये कितना जुल्म है। ये ना सिर्फ एक जुर्म है बल्कि एक मेडिकल एथिक्स की भी खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा डॉक्टर फैसल ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो ज़ेरे समात होते हैं, केसेस होते हैं, उस पर मीडिया पे कितनी बातचीत की जा सकती है। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। जुमे को पनामा के फैसले पर अमल दरामद के लिए जायज़ा ले रहे थे सुप्रीम कोर्ट, और उस वक्त जस्टिस एजाज अफजल खान ने कुछ रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था, और सियासी रहनुमा को तनकीद का निशाना बनाया, उनका कहना था कि अदालत जजेस जो हैं नरमी का मुजाहरा कर रहे हैं, इसके बावजूद कि जो सियासी जमातें हैं और रहनुमा हैं वो जजेस के रिमार्क्स को तोड़ मरोड़ के पेश किए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब हमें वक्त देने का। ये इस किस्म के जो सियासी केसेस है, तवक्को तो ज़ाहिर है यही है कि जो भी सियासी जमातें हैं वो इस्तेमाल करती रहेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कोर्ट के बाहर बोलते हैं, PID में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वगैरह वगैरह। तो जजेस ने अभी तक तो नरमी दिखाई है, तो पैमाना क्या है? देखिए जी, कोर्ट रिपोर्टिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक कैसे चूज़ किया है। कोर्ट रिपोर्टिंग जो है, एक ज़ेरे समात जो केस होता है उसके बारे में, ये एक बड़ा हसास मेरा ख्याल है एक चैप्टर है जर्नलिज्म का। आर्टिकल 19A हमारे 2 आर्टिकल्स हैं, एक फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड प्रेस कहता है, एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कहता है। तो जो ऑनगोइंग केस है उसके बारे में रिपोर्ट करना ये हक है आपका, डिस्कस करना भी हक है। लेकिन जैसा मैंने कहा हसास है, इसलिए आपको ये ख्याल रखना है कि आप किसी तरह जज को या किसी के ख़िलाफ़ इन्फ्लुएंस ना करें अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए। आपकी डिस्कशन, आपकी रिपोर्टिंग जो है वो होनी पड़ती है एक दायरे में जो कि सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने की हद तक। आप ये नहीं कर सकते ये प्रोसीडिंग्स हुई, ये कहा गया, ये नहीं कहा गया, और उसके बाद आप डिस्कशन नहीं करते। लेकिन ये तो हुई मीडिया की बात ना। हाँ, लेकिन हुआ ये कि मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि कहाँ से चेंज हुआ ये। इफ्तिखार चौधरी साहब आ गए, हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के। अब उन्होंने आके इसको एक और ही डायमेंशन दे दी। उन्होंने बल्कि इनकरेज किया कि मेरे जो रिमार्क्स हैं, मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़रूर रिपोर्ट हों, और वो रिपोर्ट हों और डिस्कस हों और हेडलाइंस बने। वहाँ जब वो शुरू हुआ तो देन पूरी कोर्ट रिपोर्टिंग सिस्टम और कोर्ट की डिस्कशन का सिस्टम एक और लेवल पे चला गया। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है, क्योंकि आप थोड़ी सी तारीख़ में गए हैं, साथ साथ क्योंकि हमारे मीडिया चैनल्स जो हैं, टॉक शोज़ जो हैं, उनको ये मवाद मिलता था और वो फिर ज़ाहिर है डिस्कशन होती थी। अच्छा, वो डिस्कशन का दायरा बढ़ता गया। फिर ये होना शुरू हो गया कि जज साहिबान ने रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस शुरू की, बाकी और भी ज्वाइन करना शुरू हो गए, उनकी ऑब्जर्वेशंस भी डिस्कस होना शुरू हो गई। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई कि एक ऑन गोइंग केस चल रहा है, एक तरफ वो अपना अदालत में कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ बाहर हो रही है। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो पनामा केस हुआ। उधर तो बिल्कुल ही एक तरह 2 ट्रायल शुरू हो गए कि एक अंदर का ट्रायल था, एक बाहर का ट्रायल था।
और फिर तीसरा भी तो था मीडिया ट्रायल, वही ना, एक बाहर का ट्रायल जो था, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर, एक फिर आपके टॉक शोज़ पे। तो ये मैंने काफ़ी इस पे गौर किया है। बहुत सारे जज साहिबान हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इसको वापस लेके आएँ एक रीज़नेबल लेवल पे, जहां आप किसी को बायस ना हो, कि कोई इन्फ्लुएंस ना हो, आप डिस्कशन करें। लेकिन उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, और ये थोड़ा सा मैं सेंसिटिव बात करने लगा हूँ नंबर 1 कि जज साहिबान जो हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशंस भी बंद कर दें। क्योंकि अगर जज साहब ऑब्जर्व करेंगे, कोई ऑब्जर्वेशन देंगे, वो रिपोर्ट होगी तो फिर वो डिस्कस भी होगी, और जब वो डिस्कस होगी तो फिर डिस्कशन किसी तरफ भी जा सकती है। बिल्कुल। तो ये एक दोनों साइड्स को एक आई थिंक एक सोचना पड़ेगा, इस पर गौर करना पड़ेगा कि इसको हम किस तरह एक वापस एक नॉर्मल, इंग्लैंड में भी होता है, यूएसए में भी होती है, डिस्कशंस होती हैं, और पॉलिटिकली चार्ज ट्रायल्स भी ज़ाहिर होती रहती हैं। अब पॉलिटिकल चार्ज ट्रायल होती है, वो तो फिर उसका सेपरेट एक इशू है, उस पर मैं आता हूँ आप पे एक सेकंड में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक नॉर्मल ट्रायल को जो रिपोर्ट होता है उसको किस तरह करना चाहिए, किस तरह डिस्कस करना चाहिए, ये हमें अभी वापस जाना पड़ेगा। हम बहुत आगे चले गए। अब जैसे पैनमा का केस जब चल रहा था तो उस वक्त जज साहिबान जो हैं वो ज़ाहिर है नाराज़ होते थे जब इस किस्म की कमेंट्स होती थी, बाहर होती थी, लेकिन रुका तो कोई भी नहीं। जी, रुका कोई नहीं। रुका इसलिए कोई नहीं क्योंकि ये वाला पनामा केस जो था, इसके दो और एंगल्स थे अदर देन द लीगल एंगल। एक था पॉलिटिकल, एक था उसका सोशल एंगल भी लोगों को बड़ा इंटरेस्ट था, उस पर बहुत सारे वकीला का भी इंटरेस्ट था। लीगल एंगल तो अंदर चल रहा था, पॉलिटिकल एंगल बहुत ज़रूरी था बिकॉज 2, 3, 4 बड़ी जमातें इस मुल्क की वो सारी अपनी एक तरह कैंपेन कर रही थी, और जब वो कैंपेन कर रही थी तो देन ऑब्वियसली वो एक एक चीज़ डिस्कशन होती थी, वो फिर एक पॉलिटिकल अरीना की ट्रायल था। तो मेरा ख्याल है इसीलिए जज साहिबान ने उसको सोचा कि हम थोड़ी सी हाथ रोका, उनको करने दिया। लेकिन अब जैसे हनीफ अब्बासी की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत हो रही है, रोका गया है, तो इस किस्म के जो पॉलिटिकली चार्ज, जैसे अब जो हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त है वो तो इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली का केस है। अगेन ये फिर भी ये सियासी केस है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब जा रहा है दोबारा अदालत असगर खान केस की अमल दरामद के लिए, और उसामा बिन लादेन ने जो मुबैना तौर पर नवाज शरीफ को पैसे दिए थे वगैरह वगैरह। तो अभी तो हम और पॉलिटिकल ट्रायल्स देखेंगे, तो अब ये वापस जिसको कहते हैं पेंडोरा बॉक्स तो खुल चुका है, वापस इन ट्रायल्स में देखें। आई थिंक बड़ा अच्छी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने वो जो केस जो समाअत कर रहे हैं उसके चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस है, उसमें बड़ी अच्छी बात पहले दिन ही कही थी। उन्होंने कहा देखें आप वकील हजरात बेशक उसकी डिस्कशन करें, आप जो मीडिया है वो रिपोर्टिंग करे, वो उनका हक है, लेकिन उस दायरे में रह के ना हम ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस देंगे, ना आप उसको इस तरह डिस्कस करें जिस तरह आपने पनामा का केस किया था, ताकि एक इंस्टीट्यूशन का वकार भी रहे, ट्रायल भी सही चलता रहे और रिपोर्टिंग भी होती रहे। तो ये एक और आप देखें कि उस केस में ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल हो चुका है। अब दिलचस्प बात यह है कि अभी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मियां साकिब निसार, उनका कहना था कि वो टीवी शोज़ देखते नहीं हैं, कुछ लोग उनको जो क्लिप भेजते हैं वो देख लेते हैं, वो फिर फ़ौरन डिलीट कर देते हैं। तो वकील भी ज़ाहिर है टीवी पे भी आते हैं, सुनते भी हैं। बहाली में पनामा केस में मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बारे में वकला जो हैं वो भी काफ़ी सरगर्म रहे थे, इजलास भी हुए थे। तो किस हद तक इस तरह के ट्रायल्स में आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बायस मुश्किल है, रोक सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बिकॉज अब इस तरह का ट्रायल हो रहा हो और डिस्कशंस हो रही हों मीडिया पे, तो आप किसी के जज्बात पे भी काबू नहीं रख सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक नॉर्मली एक कल्चर्ड आवाज़ में अगर आप बात करें, एक अच्छा ज़ुबान इस्तेमाल करें और उसको डिस्कस करें इंफॉर्मेशन की हद तक, और बेशक उसका जायज़ा लें, इंतज़ार करें फाइनली के जजमेंट आ जाए, और उसका जजमेंट एक बार आ जाए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। जजमेंट को आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करना है, उस पर ना किसी की कंटेम्प्ट लग सकती है, ना किसी की सब पे कोई और ममानियत है, उसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में, प्रॉपर लैंग्वेज में, फेयर क्रिटिसिज्म के ज़रिए आप जितना मर्जी उस पर डिस्कस करें। अब हम ये भी देख रहे हैं कि इख्तलाफी नोट पनामा के फैसले में वो ज़ाहिर है जो अपोजिशन जमातें उन्होंने उसको ज़्यादा उठाया, ये भी फेयर हो सकता है? बिल्कुल फेयर है, एब्सोल्युटली। जैसा मैंने कहा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, एक बार जजमेंट आ गई तो मकसद है कि उस जजमेंट को फिर हम जितना मर्जी डिस्कस करें, उसको चाहे माइनॉरिटी जजमेंट को आप कहेंगे वो बेहतर व्यू था, आप ये भी कह सकती हैं, ठीक है, कि ये दो जो जज जो थे उनका बेहतर व्यू है,
ये भी आप कह सकते हैं नहीं, उनका जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि बाकी 3 जो जजेस हैं उनमें क्या गलतियाँ। मैंने खुद आके प्रोग्राम्स पे कहा है कि ये मिस्टेक्स मुझे नज़र आई हैं जजमेंट में, ये मज़ीद होना चाहिए। तो ये इससे फेयर क्रिटिसिज्म से कल को जो नेक्स्ट जजमेंट आएगी वो बेहतर हो सकती है। अली ज़फ़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की छोटी ज़बानों की। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में होने वाले हालिया मरदमशुमारी में मुल्क में बोले जाने वाली सिर्फ 9 ज़ुबानों को गिना जा रहा है। क्या पाकिस्तान के 1 करोड़ से ज़ायद लोगों की मादरी ज़बानें ना गिनने के बायस उनकी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी? देखिए हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी फयाज राजा की ये रिपोर्ट। जुबान किसी भी शख्स के जज्बात और एहसासात का खूबसूरत इजहार है, और अगर ये जुबान मादरी हो तो सीखने, समझने और आगे बढ़ने की सलाहियत दो चंद हो जाती है। गिलगित बल्तिस्तान के बड़े इलाके में बोली जाने वाली जुबान शीना में लेक्चर देने वाले अमीर हैदर माँ बोली न बोलने वालों को गूंगा समझते हैं। पाकिस्तान में बोली जाने वाली छोटी और इलाकाई जुबानों पर तहकीक और उनकी तरवीज के लिए काम करने वाले गैर सरकारी इदारे के सरबराह फखरुद्दीन की मादरी जुबान खवाड़ है। उनका मानना है कि कोई भी बड़ी बात अमूमन छोटी जुबान में ही मिलती है, क्योंकि जमीन, इलाके और मखसूस खित्ते से जुड़ी जुबानें सदियों में गुंधे जज्बात का इजहार होती हैं। हम जितने भी अगर इंग्लिश बोले या कोई अरबी बोले तो कोई भी नहीं बोलेगा कि हम इंग्लिश स्पीकर है या अरबी स्पीकर है। हमारी शनाख्त इसी मिट्टी से है, पाकिस्तान की मिट्टी से, और पाकिस्तान में जो मादरी ज़बान बोली जाती है वो हमारी ज़बान है। मुल्क में होने वाली हालिया मर्दमशुमारी में पाकिस्तान में बोली जाने वाली 65 जुबानों को नहीं गिना जा रहा। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से जायद लोग ये जुबानें बोलते हैं। पाकिस्तान में 74 मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं, मगर 60 से ज़ायद जुबानें हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस शदीद खतरात का शिकार हैं। गोया हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद को गूंगा बना दिया गया है। कैमरामैन इब्राहिम सोलंगी के साथ फयाज राजा, प्रोग्राम न्यूज़ वाइज के लिए डान न्यूज़, इस्लामाबाद। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फोरम फॉर लैंग्वेज इनिशिएटिव्स के रिसर्चर मोहम्मद ज़मान। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मान साहब वक्त देने का। ज़मान साहब, 60 से ज़ायद ऐसी छोटी ज़बानें हैं जिनकी गिनती नहीं हो रही, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है ना। अगर आप हम यहाँ पे बात करते हैं डाइवर्सिटी की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, हम जब बात करते हैं तो डाइवर्सिटी मींस कि आप जितनी भी कौमियतें हैं इस मुल्क में आप उनको शिनाख्त दे रहे हैं, उनकी जो शिनाख्त है उसको आप जो है ना आगे ला रहे हैं। जब आगे लाने की बात हो रही है तो 70 जो कौमियतें यहाँ पे बसती हैं, हर जिस कौमियत की एक ज़ुबान होगी वह एक कौम शुमार होगी। अगर आप उसकी ज़ुबान को आप नहीं मानते, आप उसकी ज़ुबान के लिए कोई काम नहीं करते, आप उसको सेंसस में ही शुमार नहीं करते, तो आप मुझे बता दें कि उसकी वो शिनाख्त जो है ना आगे किस तरह आएगी। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर चतराल में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो खुआर ज़ुबान बोलते हैं जी। अगर उनको पश्तो की कैटेगरी में आप डाल लें तो उन पर क्या बीतती है। अगर मेरी ज़ुबान गावरी है जो कालाम, वादी कालाम और अपर दीर में बोली जाती है, वहाँ पे उसकी आबादी भी तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा है, लेकिन हमें भी हमेशा जो है वो पश्तूनों की कैटेगरी में डाला गया है। हालांकि हमारे लोग अपने आप को पश्तून नहीं कहते हैं, हमारी अलग शनाख्त है, हमारी अलग ज़ुबानें हैं। अगर आप जो है आप देख लें, अगर आप एक केस हो जाता है हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, सिख आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ज़ुबान, हमारी जो हमारा जो मज़हब है उसको अलग कैटेगरी में आप शामिल कर लें क्योंकि उस लिस्ट में नहीं है। कलाशा आते हैं, उनका केस आप सुनते हैं और उस पर फैसला हो जाता है, अब उसको शामिल कर लेते हैं। हम जब आगे केस बढ़ाते हैं सेंसस डिपार्टमेंट को भेजते हैं कि ये इन ज़ुबानों को आप शामिल कर लें, वो कहते हैं नहीं, 2007 में ये फॉर्म छप के आया, इसको हम दोबारा नहीं छाप सकते। यानी कि जो सेंसस डिपार्टमेंट है उनसे आपकी तफसीली गुफ्तगू हुई है? बिल्कुल हुई है, हमने उनको लेटर भेजा और लेटर का जवाब भी आया है, और लेटर के जवाब में उन्होंने ये लिखा कि 2007 में ये फॉर्म जो है ये लंदन से छप के आए हैं, इसलिए इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकती। आप देखिए कितनी मतलब ख़तरनाक सूरत हाल है ना कि तमाम ज़ुबानों को 61 ज़ुबानों को आप 0 कैटेगरी दे रहे हैं।
لیکن اب یہ صرف ایک انتظامی مسئلہ ہے یا اگنورنس ہے؟ اگنورنس ہے، اور انتظامی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. انتظامی یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کیس آ جائے، کیا آپ الگ سے ایک فارم نہیں بنا سکتے اس کے لیے؟ آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے. آپ یہ فارم پورے جہاں پہ سینسس ہو رہا ہے وہاں پہ تقسیم کریں، جس کی جو زبان ہے وہ اپنی مرضی سے اس زبان کو لکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان قومیتوں کو شناخت دیں گے. اگر آپ ان کی زبان کو آپ شامل نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو شناخت ہی نہیں دے رہے ہیں نا، اس کو آپ پہچان ہی نہیں رہے ہیں، اس کو آپ حق ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ قائد اعظم کی زبان گزراتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے شامل نہیں کیا، وہ سینسس میں شامل ہی نہیں ہے. ابھی وہ دیکھیں وہاں پہ مارواڑی زبان ہے، وہ شامل ہی نہیں ہے. لاکھوں لوگ اس کو بولتے ہیں. کچھی گجراتی ہے، کیا کہتے ہیں، مارواڑی زبان ہے، پارکری زبان ہے، وہاں پہ وہ شامل نہیں ہے. یہاں پہ آپ بلتی زبان جو ہے دیکھیں، شنا زبان ہے گلگت بلتستان میں، وہ شامل نہیں. انڈس کوہستانی جو ہے نا کوہستان میں بولی جاتی ہے، وہ شامل نہیں ہے. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر 2 زبانیں فی صوبہ جو ہے سینسس میں گنے جا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اتحاد پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی شناخت جو ہے صوبے کے حساب سے ہے، 2 زبانیں ہیں؟ لیکن دیکھ لینا جو یعنی اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے وہاں پہ تقریباً 27 زبانیں بولی جاتی ہیں. اگر آپ ان تمام 27 قومیتوں کو 2 قومیتوں پہ لا کے کھڑا کریں تو کیا وہ مان لیں گے؟ ہم نے کیوں پاکستان حاصل کیا؟ ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، اور اس لیے ہم نے الگ ملک حاصل کر لیا. تو جب ہم نے الگ ملک حاصل کر لیا، اس طرح زبانیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. جس طرح مذہب الگ ہوتا ہے، اس طرح زبانیں بھی الگ ہوتی ہیں. ان کا مذہب سے کوئی ریلیٹ ہونا نہیں پڑتا، لیکن الگ وہ ہوتی ہے، شناخت اس کی الگ ہوتی ہے. تو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو مارجنلائز کمیونٹیز ہے جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان میں ظاہر ہے پھر وہ فرسٹریشن پیدا ہوگی کہ ہمیں الگ شناخت نہیں مل رہی یا ہمیں ڈاکیومنٹ نہیں کیا جا رہا. بالکل ہوتا ہے. اور ہمارے پاس سب سے بڑا کیس بنگلہ دیش کا ہے. آپ دیکھ لیں 1954 میں، جب 21 فروری 1954 کو جب وہ لوگ آئے وہاں پہ ڈھاکہ کے ایک چوک میں، انہوں نے مظاہرہ کیا کہ ہماری زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے. اور ان کی جو پاپولیشن تھی وہ 56% تھی پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن میں. اور اردو کیا تھی 3% صرف. اور آپ نے اردو کو نیشنل لینگویج بنا لیا، ان کو نہیں بنایا. جب ان کو نہیں بنایا تو انہوں نے الگ ملک کے لیے مطالبہ کیا کہ ہمیں جب بنگالی زبان کو یہاں پہ رائٹ نہیں دیا جا رہا تو کیوں نہ ہم بنگالیوں کے لیے الگ ملک مانگے، اور الگ ملک بنا لیا انہوں نے. تو کل یہی ہوگا نا، باقی جو لوگ ہیں یہ بھی یہی کریں گے. جن کو ہم تسلیم نہیں کر رہے وہ بھی پھر یہی کر سکتے ہیں. یہی کر سکتے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ زمان صاحب. ہمیں وقت بریک کے بعد ہم چلیں گے امریکہ. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ کو لے کر چلتے ہیں دنیا کے سب سے دوستانہ ریسٹورانٹ میں، جہاں کھانے کے ساتھ جادو کی جپی بھی دی جاتی ہے. یہ ہے ٹم، جو ڈاؤن سنڈروم بیماری کا شکار ہے، لیکن اپنی اس معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت کے طور پر استعمال کرتا ہے. دنیا کی تیزی سے ناآشنا ٹم نے امریکہ کے پہلے ڈاؤن سنڈروم ریسٹورنٹ مالک ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے. اور اس کا یہ ریسٹورنٹ ہے ہی انوکھا، کیونکہ اس ریسٹورنٹ کا نعرہ ہے ناشتہ، کھانا اور جادو کی جپی. ٹمز پلیس ریسٹورنٹ امریکی شہر البرکرکی میں واقع ہے. ٹم کا کہنا ہے کہ اس کے ریسٹورنٹ میں سب سے اچھا حصہ جادو کی جپی ہے. وہ اپنے ریسٹورنٹ میں آنے والے ہر فرد کا خود استقبال کرتا ہے. Hey guys, welcome to my place. How are you doing? I'm good. How are you? جبکہ کام کے دوران اپنی ٹیم کی تعریف بھی کرتا ہے اور ان کا حوصلہ بھی بڑھاتا ہے. You guys are doing a great job back here. I love you guys. You guys are the best cooks ever. ٹم کا کہنا ہے کہ اس نے کبھی اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا. ریسٹورنٹ کھولنے میں اس کے والد نے اس کی مدد کی. They supported me so I can live up my dreams. I got a double hug. Yep, double hug. Love you guys. ٹم کا کہنا ہے کہ کھانا تو سبھی ریسٹورنٹ میں ملتا ہے، میں محبتیں بانٹتا ہوں. We have not yet found another person with Down syndrome in this country that owns their own restaurant. We hope that other people will though. ٹم کے ریسٹورنٹ میں آنے والے تمام افراد اس کو بھی بے حد پسند کرتے ہیں. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے اور امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. جانے سے پہلے
बच्चे अपने खेल और तफरी का सामान कहीं भी पैदा कर लेते हैं और इसके लिए वो अपने कपड़े गंदे होने का ख्याल भी नहीं करते। आपको दिखाते हैं ऐसे ही बच्चे की वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।